नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको सुनाएंगे दिलचस्प और रोमांचक कहानियां। चाहे वो प्रेरणादायक कहानियां हों, डरावनी कथाएं या फिर पुरानी लोक कथाएं, यहां हर कहानी कुछ खास होगी। तो अगर आप भी पसंद करते हैं ऐसी शानदार और यादगार कहानियां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। रवीश के सवाल पर शिवम ने बड़ी ही शांति से उसे समझाते हुए कहा, देखो, हमारे ऊपर इस वक्त प्रेशर ज्यादा है और हम अपनी सारी प्रॉपर्टी बचा नहीं पाएंगे। तो अपनी प्रॉपर्टी को एक जगह इकट्ठा करने के बजाय अगर हम उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांट दें और उनसे फंड इकट्ठे कर लें तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़े बिजनेस को खरीद पाएंगे, जिससे इलाहाबाद में हमारा प्रभाव और दबदबा दोबारा बन जाएगा। उन लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं और हम अभी भी अपना रुतबा कायम कर सकते हैं। हमें हल्के में लेकर वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे दादाजी की तबीयत खराब होने की वजह से वो मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो बहुत गलत सोच रहे हैं। तुम प्रॉपर्टी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और जो प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा छोटी हो उसे दूसरे खानदानों को बेच दो और ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा करो ताकि हम सबसे बड़े बिजनेस को खरीद सकें। कहीं ना कहीं रवीश को समझ में आ चुका था कि शिवम क्या करना चाहता है, इसीलिए उसने बड़ी ही गंभीरता से शिवम की बात को सुना और उसे जवाब देते हुए कहा, ओके मिस्टर शिवम, मैं समझ गया कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं अपनी टीम को इस काम पर लगा देता हूँ। इलाहाबाद में इस वक्त सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, गैलीलियो वॉल्ट। कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट इलाहाबाद का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो हम इस प्रोजेक्ट पर अपना कब्जा करके पूरे इलाहाबाद को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट पर आपके बिजनेस को इन्वेस्ट करना शुरू कर देता हूँ। मुझे सुनने में आया है कि मित्तल खानदान और राठौर परिवार भी इसी प्रोजेक्ट पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं और उनका ये गोल है कि आपको बर्बाद करने के बाद आपके पैसे लेकर वो इसी प्रोजेक्ट पर लगाएंगे और इलाहाबाद के सबसे अमीर खानदान में से एक हो जाएंगे। अगर हमने इस प्रोजेक्ट पर अपना कब्जा बना लिया तो हम पूरे इलाहाबाद का अटेंशन अपनी तरफ दोबारा खींच पाएंगे और लोग कहीं ना कहीं हमसे डरने लगेंगे। जो प्रभाव यशवर्धन जी की अफवाह की वजह से कम हुआ है वो दोबारा स्थापित हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरे हिसाब से अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है तो आप इसी प्रोजेक्ट पर लगाइए। रवीश अरोड़ा की सारी बातें शिवम को समझ में आ रही थी और वो शांति से बैठकर सिर हिलाकर सारी बातें सुन रहा था। दरअसल उसने भी गैलीलियो प्रोजेक्ट के बारे में पहले पढ़ा था। उसे पता था कि ये इलाहाबाद में नया प्रोजेक्ट आया है और अगर इसकी डील शिवम को मिल जाए तो कहीं न कहीं शिवम पूरे भारत का अटेंशन अपनी तरफ खींच सकता है। ये इलाहाबाद के बहुत बड़े एरिया में बना है और ये कई सारी बिल्डिंग और स्ट्रीट से कनेक्टेड है। अगर शिवम इस पर अपना कब्जा बना लेगा तो कहीं न कहीं वो पुष्पम विभूति, राठौर परिवार और मित्तल खानदान को एक ही झटके में बहुत बड़ी मात दे देगा। वो लोग शिवम को जितना नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, शिवम उससे दुगना ऊपर उठ जाएगा और शिवम यही चाहता था कि उसका पहला ही कदम ऐसा हो जिससे उन तीनों की ताकत की बुनियाद हिल जाए और वो तीनों एक दूसरे पर शक करने लगे, उन्हें अपनी जीत पर शक होने लगे। इस प्रोजेक्ट को हासिल करना इतना आसान नहीं था क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा बड़ा था और इसके लिए शिवम को बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। अगर इस प्रोजेक्ट को खरीदने के बाद भी शिवम इस लड़ाई में एक अच्छा कदम नहीं रख पाया तो कहीं ना कहीं शिवम की ये डील फ्लॉप हो जाएगी। हालांकि अब तक शिवम ने अपने हर कदम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उठाया है और वो हर कदम पर सफल भी होता रहा है, और इस बार कहीं ना कहीं शिवम को भी थोड़ा डाउट हो रहा था क्योंकि पहले ही शिवम का बिजनेस काफी लॉस में चल रहा था और शिवम इस प्रोजेक्ट को अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेचकर खरीदने वाला था, जो सच में बहुत ही रिस्की स्टेप था। काफी देर सोचने के बाद शिवम ने रवीश की तरफ देखकर उसे ऑर्डर देते हुए कहा, तुम गैलीलियो प्रोजेक्ट के लिए सारी जानकारी इकट्ठा करो, एक डिटेल लिस्ट प्रिपेयर करो, कितना फंड लगेगा और वो फंड कौन कौन सी कंपनीज को बेचकर इकट्ठा किया जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी छोटी छोटी प्रॉपर्टी बिक भी जाती है, पर मुझे इन तीनों से ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़नी है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जीत कर ही रहूंगा। इन तीनों के ऊपर सबसे भारी कदम उठाने के लिए मुझे इस प्रोजेक्ट को अपने कब्जे में लाना ही पड़ेगा।
तुम इसका सारा प्लान तैयार करो, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। शिवम को गैलीलियो प्रोजेक्ट के बारे में पता था, पर रवीश अरोड़ा को उसकी और ज्यादा जानकारी थी। इसीलिए उसने शिवम को और जानकारी देते हुए कहा, मिस्टर शिवम, आप जानकारी और लिस्ट की बिल्कुल चिंता न करें, वो मैं बिल्कुल टाइम पर बना दूंगा। और दिक्कत यह है कि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर ही भाग ले सकते हैं, और हमारे पास ऐसा कोई भी मिनिस्टर का कनेक्शन नहीं है जिसकी मदद से हम इस प्रोजेक्ट में अपना बिजनेस या अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। रवीश की बात सुनकर शिवम को अपने दादाजी की बात याद आई कि अगर सरकार या मिलिट्री की तरफ से उसे कोई भी मदद चाहिए होगी तो वो बेझिझक ले सकता है, और यशवर्धन जी के नाम पर उसे हर मदद दी जाएगी। इसीलिए शिवम ने बड़ी ही शांति से रवीश की तरफ देखकर उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम बस सारे फंड की लिस्ट तैयार करो, बाकी की चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं खुद इलाहाबाद के मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट जाकर इस बारे में बात करूंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे वहां से परमिशन मिल जाएगी। उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसे अपने काबू में भी कर सकते हैं। इलाहाबाद के मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में इस वक्त 5 मिनिस्टर राज कर रहे थे, और उनका इलाहाबाद के साथ साथ इलाहाबाद के बिजनेस में भी काफी अच्छा कब्जा था। लेकिन शिवम शाह खानदान का कुलपति था, यशवर्धन शाह का पोता था, इसके साथ साथ रायजादा परिवार का रक्षक था। इसीलिए उसे मिनिस्टर से टिकट मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो उनसे परमिशन लेकर इस प्रोजेक्ट पर आराम से इन्वेस्ट कर लेगा। उसे पूरा यकीन था कि ये मामला बहुत ही आसानी से सुलझ जाएगा। दिक्कत तो तब आएगी जब इस प्रोजेक्ट को अपने कब्जे में लेना होगा। सोचने के बाद शिवम ने रवीश की तरफ देखकर बड़ी ही शांत आवाज में कहा, इस प्रोजेक्ट पर काम करने के साथ साथ तुम्हें अंश मेहरा के बारे में भी पता करना है। हम अंश को उनके हाथ में ज्यादा दिन रुकने नहीं दे सकते, वरना वो अंश का बहुत बुरा हाल करेंगे। तुम आज ही रात अंश को ढूंढने जाओगे। मैं तुम्हारे साथ कुछ लोगों को भेजूंगा जो अंश को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। और मुझे आज रात तुमसे एक अच्छी खबर चाहिए। मुझे अंश का पता चाहिए। मुझे किसी भी हाल में जानना है कि वो कैसा है। रवीश को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि शिवम अपने आदमियों के लिए कितना ज्यादा परेशान रहता है। हालांकि इस वक्त शिवम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि वो अपने प्लान और अपनी स्ट्रेटेजी पर ध्यान दे, लेकिन इन सब को छोड़कर शिवम को अभी भी अंश की चिंता है। ये सच में शिवम के अंडर काम करने वालों को प्रभावित करने के लिए काफी था। शिवम की इसी अच्छाई पर लोग उसके लिए जान देने को भी तैयार हो जाते थे। रवीश अरोड़ा शिवम की तरफ देखकर सिर हिला रहा था। वो शिवम के सारे ऑर्डर को अपने दिमाग में अच्छे से फीड कर रहा था ताकि उससे कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। रवीश को अंश को ढूंढने का ऑर्डर देने के बाद शिवम ने रवीश की तरफ देखकर बड़ी ही गंभीरता से कहा, हमें अभी इसी वक्त एयरपोर्ट के पास बने लग्जरी हेरिटेज होटल पहुंचना होगा। मुझे वहां किसी से मिलना है। तुम गाड़ी का इंतजाम करो, मैं नीचे पहुंचता हूँ। शिवम का ऑर्डर सुनकर रवीश बिना कोई सवाल जवाब किए गाड़ी का इंतजाम करने के लिए चला गया। वहीं शिवम हॉस्पिटल के नौकरों को यशवर्धन जी की देखभाल करने का ऑर्डर देकर लग्जरी हेरिटेज होटल की तरफ निकलने के लिए नीचे अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया, जहां रवीश अरोड़ा उसका इंतजार कर रहा था। शिवम और रवीश होटल की तरफ निकल गए। दरअसल लोगों को ये गलत फहमी थी कि शिवम अपने दादाजी की तबीयत में इतना ज्यादा व्यस्त था कि उसे अपने बिजनेस या बाहर चल रही दुश्मनी की भी कोई भनक नहीं थी। मगर शिवम इतना पागल नहीं है। उसने पहले ही सारे अरेंजमेंट कर रखे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उसने कोई भी अरेंजमेंट ना किया हो। जब शिवम इलाहाबाद आ रहा था, उसी दिन शिवम ने हांगकांग में ये खबर पहुंचा दी थी कि उसे अपने बेस्ट एक्सपर्ट यानी विद्युत प्रजापति और अभिमन्यु की जरूरत पड़ेगी, और वो लोग इलाहाबाद आने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। शिवम का ऑर्डर मिलने के बाद अभिमन्यु तक्षक नागवंश के कुछ पुराने योद्धाओं को लेकर और विद्युत प्रजापति अरमाडा सेक्शन से अपने आदमियों को लेकर इलाहाबाद पहुंच चुके थे, और वो लोग इलाहाबाद एयरपोर्ट के पास बने लग्जरी हेरिटेज होटल में शिवम का इंतजार कर रहे थे। शिवम उन्हीं से मिलने के लिए उस होटल में जा रहा था। शिवम को पता था कि ये लड़ाई बहुत आगे तक जाने वाली है, इसीलिए उसने पहले ही सारे इंतजाम कर रखे थे, और अब तो उसे गैलीलियो प्रोजेक्ट को हड़पना था।
जिसके लिए उसे काफी अच्छी ताकत की आवश्यकता थी, और वो ताकत उसे अभिमन्यु और विद्युत प्रजापति से मिलने वाली थी। इसके साथ साथ शिवम ने रायजादा खानदान के पुराने राजा चेतन आनंद रायजादा को भी एक चिट्ठी भेजी थी। वो रायजादा खानदान की सबसे अच्छी टीम को अपने नीचे काम पर लगाना चाहता था। शिवम ने अपनी सारी ताकतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। अब वो देखना चाहता था कि पुष्पम विभूति के पास कितनी ताकत है, और वो पुष्पम विभूति की ताकतों के अनुसार अपनी एक एक दाव चलेगा और कोशिश करेगा कि हर वार में उसे मात दे सके। करीबन 20 मिनट की ड्राइव के बाद रवीश अरोड़ा और शिवम उस होटल के पास पहुंच गए। शिवम ने रवीश अरोड़ा को होटल के बाहर अपने बॉडीगार्ड लगाने के लिए कहा, ताकि होटल के अंदर कोई भी संदिग्ध इंसान एंट्री न ले सके, क्योंकि कहीं न कहीं शिवम को यह अंदाजा था कि पुष्पम विभूति अपने आदमियों को शिवम के पीछे लगाए होगा, और वो नहीं चाहता था कि पुष्पम विभूति को शिवम की ताकतों के बारे में पहले से ही पता चल जाए। शिवम के कहने पर रवीश अरोड़ा ने अपने सारे बॉडीगार्ड होटल के एंट्रेंस गेट के बाहर लगा दिए, और शिवम विद्युत प्रजापति और अभिमन्यु से मिलने के लिए होटल की 12वीं मंजिल पर पहुंच गया, जहां के सबसे आलीशान कमरे में वो लोग ठहरे हुए थे। जैसे ही शिवम ने दरवाजा खोला और वो कमरे के अंदर गया, अभिमन्यु तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और शिवम के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने शिवम का बहुत ही सम्मान से स्वागत किया और बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, नागराजा को मेरा प्रणाम। अभिमन्यु से इतना विनम्र स्वागत मिलने के बाद शिवम उस कमरे के सोफे पर जाकर बैठ गया। अभिमन्यु शिवम का सबसे करीबी और भरोसेमंद आदमी बन चुका था। शिवम ने अभिमन्यु को हांगकांग इसलिए भेजा था ताकि कोई और उसे धोखा देने की सोच भी ना पाए, और अभिमन्यु उन पर कड़ी नजर बनाए रखे, क्योंकि क्रिस विद्युत प्रजापति जैसे इंसानों से ज्यादा शिवम अपने तक्षक नागवंश के नागों पर भरोसा करता था। क्या अभिमन्यु के पास शिवम के लिए कोई खास या नई खबर होगी? क्या अभिमन्यु शिवम की अंश को ढूंढने में कोई मदद कर पाएगा? क्या शिवम सच में उस बड़े प्रोजेक्ट को हासिल करने में कामयाब होगा? शिवम को अभी अभिमन्यु से काफी सारी बातचीत करनी थी, इसीलिए उसने चाय बनाई और अभिमन्यु को अपने साथ बैठने के लिए कहा। शिवम ने एक कप चाय अभिमन्यु को भी दी और बड़ी ही धीमी आवाज में उससे कहा, बैठो, साथ में ही चाय पीते पीते बात करते हैं। शिवम के ऑर्डर को मानकर अभिमन्यु उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया और उसने शिवम के हाथ की बनी चाय का अच्छे से स्वाद लिया। कुछ देर चाय को एंजॉय करने के बाद शिवम ने अभिमन्यु की तरफ देखकर बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, और बताओ, हांगकांग में क्या चल रहा है? जब तुम यहाँ आए उससे पहले हांगकांग की कंडीशन क्या थी? वहाँ के बिजनेस का क्या हाल है और क्रिस कैसा है? शिवम के सवालों को सुनकर अभिमन्यु ने कुछ देर रुककर जवाब देते हुए कहा, नागराजा, हांगकांग में सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा है। अब तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे हमें परेशानी हो सके। यहाँ तक कि तक्षक नागवंश के नए नागराजा के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अचानक से ही गायब हो गया है। उन्होंने आपसे बदला लेने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया, ना ही कोई ऐसी हरकत हांगकांग में नोटिस में आई जिससे हमारे बिजनेस को या हमारे नागवंश को कोई दिक्कत पहुंच सके। और जहां तक बात रही क्रिस की, तो वो भी अपना बिजनेस बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। क्रिस के अंडर बिजनेस हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अब हांगकांग के साथ साथ क्रिस इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी मीटिंग करना शुरू कर चुका है। उसका दबदबा बढ़ता जा रहा है। उसकी काफी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान बढ़ चुकी है। बिजनेस में भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। क्रिस बहुत ही मेहनत से काम कर रहा है। वो आपकी दी हुई पोजीशन का बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है और आपके ही दिखाए कदमों पर बिजनेस चलाया जा रहा है। किसी के साथ कोई बदतमीजी या दुर्व्यवहार नहीं हो रहा। किसी भी छोटे बिजनेसमैन को दबाने की कोशिश नहीं की जा रही। स्टॉक मार्केट और बाकी चीजें भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। यहाँ तक कि क्रिस छोटे छोटे बिजनेसमैन को आगे बढ़ाने के लिए स्कीम्स भी निकाल रहा है। इसमें हमारी कंपनी उन्हें अच्छा खासा फंड देती है ताकि वो अपने बिजनेस को और बढ़ा सकें। इसके बदले वो हमारे साथ
अच्छी डील करके अपने उस फंड को वापस चुका सकते हैं। क्रिस की स्कीम सुनने के बाद और हांगकांग में शांति देखने के बाद शिवम को थोड़ी तसल्ली हुई कि कम से कम कोई जगह ऐसी तो है जहां अभी उसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ शिवम को अभिमन्यु की बातों पर पूरा भरोसा था, क्योंकि अभिमन्यु तक्षक नागवंश का बहुत ही वफादार नाग था। जो इंसान इतने सालों से तक्षक नागवंश की सुरक्षा के लिए जिंदा है, आज तक अपनी वफादारी निभा रहा है, उससे ज्यादा वफादार इंसान शिवम को और कहीं नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ क्रिस शिवम के बिजनेस को हांगकांग में संभाल रहा था और अभिमन्यु उस पर नजर रख रहा था, ताकि क्रिस इतनी बड़ी पावर को मिलने के बाद कहीं दोबारा गलत रास्ते पर न भटक जाए। मगर जब अभिमन्यु ने ये बात बताई कि क्रिस बहुत अच्छे से काम कर रहा है और शिवम की दी हुई पोजीशन की रिस्पेक्ट कर रहा है, तो शिवम को काफी अच्छा लगा। इसके साथ साथ शिवम को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई कि तक्षक नागवंश का नया नाग राजा जो तबाही मचा रहा है, वो हांगकांग में कैसे शांत है। इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई प्लान जरूर बना रहा है, क्योंकि हांगकांग में उसी के पास इतनी ताकत है कि वो शिवम को या उसके बिजनेस को हिला सके। शिवम यही सोच रहा था कि तभी अभिमन्यु को कुछ याद आया और उसने शिवम को आगे हांगकांग की रिपोर्ट देते हुए कहा, नागराजा, वैसे तो हांगकांग में सब कुछ अच्छा है, पर एक दिक्कत है जिससे आपको परेशानी हो सकती है। वो है बुल्गारी परिवार की बेटी एली बुल्गारी, जो रोज क्रिस से मिलने आती है और हर दिन आपके बारे में पूछती है। हालांकि क्रिस उसे पहले ही ये बात बता चुका है कि आप इंडिया वापस लौट गए हैं, लेकिन तब भी वो हर दिन आपको ढूंढने के लिए क्रिस के पास आती है और क्रिस को रोज परेशान करती है। यहाँ तक कि उसने हमसे ये भी कहा कि वो आपको ढूंढने के लिए इंडिया भी आएगी। एक बार उसका हांगकांग में पूरा बिजनेस सेट हो जाए, उसके बाद वो आप तक पहुंचने की सारी कोशिश करेगी। उसे बहुत बुरा लगा कि आप उसे बिना बताए यहाँ चले आए और वो इस चीज के लिए आपको बेवफा घोषित कर रही है। उसने कई बार क्रिस के सामने इस शब्द का उपयोग किया, हालांकि क्रिस ने उसे बहुत बार ये बात समझाने की कोशिश की कि आप उसके बारे में ऐसा कोई भी इरादा नहीं रखते थे, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अभिमन्यु की ये बात सुनकर शिवम को हंसी भी आ रही थी और वो शांत भी था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एली को कैसे समझाए कि उसके और शिवम के बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता। हालांकि एली बहुत ही बड़े खानदान की लड़की थी, वो नायरा के खानदान से भी बड़े खानदान की बेटी थी, इसीलिए शिवम उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता था। हालांकि उसने आज तक कभी नायरा के साथ भी कोई बदतमीजी नहीं की, पर नायरा ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। कम से कम एली इस चीज में तो बेहतर है कि वो इस वक्त अपने बिजनेस पर ध्यान दे रही है। शिवम ने अपनी चाय का एक घूंट लेते हुए कहा, एली बुल्गारी, भगवान जाने लड़कियां इतनी जिद्दी क्यों होती हैं कि उन्हें समझाना नामुमकिन हो जाता है। खैर, इस लड़की का बैकग्राउंड काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मैं बेवजह इसके साथ उलझकर अपने लिए इस वक्त एक और प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहता। इसलिए अच्छा है कि ये अपने बिजनेस में ही इन्वॉल्व रहे और तुम लोग इसे पूरी तरह से टालने की कोशिश करते रहो। मुझे इस मामले में तब तक परेशान मत करना जब तक ये मामला तुमसे हैंडल हो रहा है। मुझे तब बताना जब बुल्गारी परिवार पूरी तरह से हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए। तब तक के लिए मैं एली पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। शिवम जानता था कि एली को हैंडल करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि वो लड़की जितनी शांत और क्यूट दिखती है वो उतनी सिंपल है नहीं। वो बहुत ही चालाक और दिमागदार लड़की है। इसके साथ साथ उसके पास अलग अलग तरह की ताकतें भी है, जिससे मुकाबला करना शिवम के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि शिवम उनसे जीत नहीं सकता, शिवम उनसे जीत सकता है, पर उसे अपना टाइम देना होगा। उसे इंडिया से वापस हांगकांग जाना होगा और शिवम के लिए ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा। पहले ही इलाहाबाद में इतना सारा ड्रामा फैला हुआ है। उसके दादाजी की तबीयत खराब है, पुष्पम विभूति, राठौर परिवार और मित्तल खानदान साथ मिलकर शिवम को बर्बाद करने पर तुले हैं। शिवम को इस मैटर पर भी ध्यान देना है। इसके साथ साथ दिल्ली में दृष्टि अभी भी उससे नाराज है। शिवम को दृष्टि को भी टाइम देकर चीजें सही करनी है। उसके लिए पहले ही इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है जिन पर उसका ध्यान देना जरूरी है। इसीलिए वो हांगकांग में एक और मुसीबत नहीं चाहता था। वो चाहता था कि एली को क्रिस और अभिमन्यु ही हैंडल करें। शिवम की पूरी बात सुनकर अभिमन्यु ने भी उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ मिस्टर शिवम,
आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मुझे भी इस बात का आभास हुआ कि एली बुल्गारी कोई इतनी ज्यादा साधारण लड़की नहीं है। मैंने उस पर काफी नजर रखने की कोशिश की, क्योंकि मैं उसकी ताकत और उसके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता था। तो मुझे पता चला कि उस लड़की के साथ एक अलग तरह की ताकत हमेशा उसके आसपास रहती है। मैंने आज तक कभी इस ताकत को अपनी आंखों से नहीं देखा, पर जब भी एली मेरे आसपास होती है तो मुझे एक अलग ही ताकत का आभास होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझ पर नजर रख रहा है, मेरी ताकत को बांधने की कोशिश कर रहा है, और उस ताकत की वजह से मैं एली के अंदर झांक नहीं पाता, पता नहीं कर पाता कि उसके इरादे क्या हैं, या वो अपने परिवार में किस किस से कनेक्टेड है, किस किस से बातचीत करती है। मैं उस पर नजर ही नहीं रख पा रहा, क्योंकि वो ताकत बार बार मुझे दूर धकेल देती है, ये मेरी ताकतों को बांध देती है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो ताकत मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए ना मैं उसे देख पाता हूँ और ना ही उसकी तरफ से आ रहे वाइब्रेशंस को रोक पाता हूँ। मेरे हिसाब से अगर ऐसी ताकत हांगकांग में है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए दिक्कत बन सकती है, ये हमारे लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। हो सकता है कि ऐसी और ताकतें हों जो तक्षक नागवंश के नागराजा के लिए हम सब पर नजर बनाए हुए हैं। इसीलिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और बहुत ही ध्यान से सारा काम करना पड़ेगा। अभिमन्यु की पूरी बात सुनकर शिवम ने बड़ी ही शांति से उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं भी उस ताकत के बारे में जानता हूँ। जब मैं एली से उसकी पार्टी में मिला था तो मुझे उस ताकत का आभास हुआ था। वो ताकत मेरे अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि मैं कहाँ से हूँ, यहाँ किस इरादे से आया हूँ। पर मैंने उस ताकत के आभास को रोक लिया और उस ताकत को चेतावनी दी कि वो इस कमरे से बाहर चली जाए। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो ताकत एली और बुल्गारी परिवार की रक्षा कर रही है। वो ताकत हम में से ही कोई एक है, लेकिन जब तक हम उसे देख नहीं सकते, हम बता नहीं सकते कि वो किस वंश की है या किस विद्यापीठ से ताल्लुक रखती है। ये बात तो सच है कि आज तक उस ताकत ने कुछ ऐसा कांड नहीं किया जिसकी वजह से हमें परेशान होना पड़े। मेरे हिसाब से वो बस बुल्गारी परिवार की सुरक्षा के लिए रखी गई है, लेकिन हो सकता है कि वो आगे हमें दिक्कत दे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बुल्गारी परिवार से हम इस वक्त कोई दुश्मनी मोल ना लें, वही हमारे लिए अच्छा है। वरना हमें उन्हें अलग से अटेंशन देना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इससे मेरी इंडिया में चल रही प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आराम से इस मामले को सुलझा लो। एली को पूरी तरह से समझाने की कोशिश करो कि हमारे बीच में ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता। और उस ताकत का आभास करने के बाद ही मैंने बुल्गारी परिवार को हांगकांग में एक नया बिजनेस शुरू करने की इजाजत दी थी, ताकि मैं उनके साथ साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना सकूं, जिससे मुझे आगे ज्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी मुझे बहुत सारी अलग अलग चीजों पर फोकस करना है। अगर मैं बार बार इसी तरह अपने दुश्मन बनाता रहा तो कहीं ना कहीं ये मेरे काम के लिए बहुत बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो जाएगी। मैं ऐसे छोटे मोटे दुश्मनों से ही लड़ता रहूंगा और कभी भी तक्षक नागवंश तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तब तक वहां बैठा नाग राजा और ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। इसीलिए अभी बुल्गारी परिवार और हमारे बीच काफी अच्छे रिश्ते हैं, हमें उन्हें ज्यादा खराब नहीं करना है। कोशिश करो कि एली को इस तरह टाला जाए और उसके बिजनेस को थोड़ा सा दबाने की कोशिश करते रहो, ताकि वो अपने बिजनेस पर ज्यादा फोकस रखे। शिवम की सारी बातें सुनकर अभिमन्यु समझ गया था कि जिस ताकत का उसने आभास किया था वो ताकत बिल्कुल असली थी। वो वही ताकत थी जो शिवम को पहले भी मिल चुकी थी, और उसे समझ में आ गया था कि उसे उस ताकत से भिड़ना नहीं है, ना ही उस ताकत के सामने जाना है, और ना ही बार बार उसे अपना आभास कराना है। क्योंकि हो सकता है कि अभिमन्यु की मौजूदगी का आभास करके वो ताकत शिवम की असली पहचान तक पहुंच जाए। क्या एली बुल्गारी की वो ताकत शिवम के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर पाएगी? क्या वो ताकत सच में सिर्फ बुल्गारी परिवार की मदद कर रही है, या उसका इरादा कुछ और भी है? क्या उस ताकत को शिवम की असली पहचान के बारे में पता है? क्या सच में हांगकांग में सब कुछ इतना शांत है जितना अभिमन्यु बता रहा है?
शिवम की सारी बातें सुनकर अभिमन्यु समझ गया कि उसे इस वक्त क्या करना है। अब वो ये जानना चाहता था कि शिवम ने उसे इलाहाबाद में क्यों बुलाया है। इसीलिए उसने शिवम की तरफ देखकर बड़ी ही धीमी आवाज में सिर हिलाते हुए कहा, नागराजा, मैं सब कुछ समझ गया कि हांगकांग में चीजों को किस तरह हैंडल करना है। आप बिल्कुल चिंता न करें, सब कुछ आपके मुताबिक ही किया जाएगा। पर मुझे ये जानना था कि आपका आगे हुक्म क्या है। मुझे इलाहाबाद में आपकी किस तरह मदद करनी है। अभिमन्यु की बात सुनकर शिवम तुरंत मुद्दे पर आ गया और उसने बड़ी ही गंभीरता से अभिमन्यु को इलाहाबाद की सच्चाई बताते हुए कहा, देखो अभिमन्यु, अभी तुम्हें इलाहाबाद पर अपना पूरा फोकस करना है और तुम ऐसे इंसान हो जो यहाँ की चीजों को थोड़ा अच्छे से हैंडल कर सकते हो। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम्हें इलाहाबाद में मेरा बहुत ही जरूरी काम करना है। इलाहाबाद में एक जापानी ताकत है जिसकी कंपनी का नाम वासुकीम एंटरटेनमेंट है और वो इलाहाबाद में अपनी ब्रांच बढ़ा रहे हैं। तुम्हें उनके बारे में सारी जानकारी निकालनी है। वो कौन है, यहाँ किस मकसद से आए हैं, उनके आगे के कदम क्या होने वाले हैं और भी सब कुछ। इसके साथ साथ तुम्हें इलाहाबाद में छुपे रहकर सारे जापानी संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी निकलवानी है। और हाँ, एक इंसान के बारे में पता करना है जिसका नाम है पुष्पम विभूति। ये इंसान इस वक्त इलाहाबाद में ही है और मेरे खिलाफ प्लान बना रहा है। इस तक पहुंचना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तक इसे कहीं भी किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा गया है, तो बेहतर होगा कि तुम इसके बारे में पूरी जानकारी निकालो। इनकी कंपनी का नाम तो बाहर आ चुका है क्योंकि वासुकीम एंटरटेनमेंट ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, पर इस इंसान की शक्ल अब तक किसी के सामने नहीं आई है, तो तुम्हें इसे ढूंढना है। शिवम के मुंह से जापान का नाम सुनकर अभिमन्यु को कुछ याद आया। दरअसल अपने ट्रेनिंग पीरियड में वो एक बार जापान गया था, इसीलिए उसने बड़ी ही हैरानी से शिवम की तरफ देखते हुए कहा, नागराजा, मैं एक बार जापान जा चुका हूँ और मुझे वहाँ की ताकतों के बारे में काफी कुछ पता है। दरअसल जापान में सिर्फ 3 विद्यापीठ इस वक्त राज कर रहे हैं और वो आज से नहीं बल्कि सालों साल से राज कर रहे हैं। एक है नाग्योद्य, दूसरा है होमकीपेन और तीसरा है वी द ग्रेट। ये सब बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और यही हांगकांग पर अपना राज चलाते हैं। इनके आदमी हांगकांग में फैले हुए हैं और लोग इनसे पंगा नहीं लेते। अभिमन्यु के पास जापान की इतनी ताकत की जानकारी देखकर शिवम को काफी आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई कि शायद जापान के बारे में इतनी जानकारी होने की वजह से अभिमन्यु इस काम को और ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। इसीलिए शिवम ने उसकी तरफ देखकर बड़ी ही उत्सुकता भरी आवाज से कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम इससे पहले जापान जा चुके हो। अब तुम्हें वहाँ के कल्चर और वहाँ के लोगों से मिलने में और उन्हें पहचानने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सच में ये हमारे प्लान के लिए बहुत ही बोनस पॉइंट है। अब तुम जल्द से जल्द इस काम को पूरा करो। तुम्हें किसी भी तरह पुष्पम विभूति को ढूंढना है और इस काम की शुरुआत तुम राठौर खानदान से भी कर सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि राठौर परिवार पर नजर रखकर तुम्हें पुष्पम विभूति के बारे में कोई न कोई खबर जरूर मिल जाएगी, क्योंकि ये तीनों साथ मिलकर हमारे अगेंस्ट प्लान बना रहे हैं। पुष्पम विभूति, मित्तल और राठौर परिवार, तो ये तीनों आपस में भी एक दूसरे से जरूर मिलते होंगे। राठौर परिवार के लोगों का पुष्पम विभूति के साथ मेल मिलाप होना ही हमारे प्लान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे ही वो मिलेंगे हम पुष्पम विभूति के बारे में जान पाएंगे। इसके साथ साथ इस लकड़ी के डिब्बे में मैंने तुम्हारे लिए कुछ जानकारियां रखी हैं। तुम इन्हें अपने साथ में रखो और इस प्लान के बारे में किसी को भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। तुम यहाँ आए हो इस बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं होना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम सिर्फ मुझसे कांटेक्ट रखो और अपने आप को सबसे छुपा कर रखो, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो हो सकता है वो बात पुष्पम विभूति तक भी पहुंच जाए। शिवम के सारे ऑर्डर को सुनकर अभिमन्यु ने बड़ी ही धीमी आवाज में सिर हिलाते हुए कहा, जी नागराजा, मैं
आपके सारे ऑर्डर का बड़ी ही ध्यान से पालन करूंगा और आपको किसी भी चीज की शिकायत नहीं मिलेगी। अभिमन्यु के आत्मविश्वास को देखकर शिवम को काफी अच्छा लगा। शिवम ने बड़ी ही धीमी आवाज में उसे वहां से जाने के लिए कहा और अभिमन्यु ने टेबल पर रखा वो लकड़ी का डिब्बा उठाया और वो हवा की तरह उस कमरे से गायब हो गया। अभिमन्यु यहाँ आया है ये बात किसी को भी नहीं पता और ना ही शिवम इसके बारे में किसी को बताना चाहता था, क्योंकि अभिमन्यु से शिवम की असली पहचान छुपी थी और वो नहीं चाहता था कि हर इंसान को शिवम की असली पहचान के बारे में पता चले। शिवम बड़ी ही शांति से अपने कमरे में बैठकर चाय पी रहा था और सामने टंगी घड़ी की तरफ देख रहा था। कुछ देर शांति से चाय पीने के बाद शिवम ने एक नंबर डायल किया। दरअसल वो नंबर रवीश अरोड़ा का था। अब शिवम रवीश और विद्युत प्रजापति से मिलने वाला था। शिवम का कॉल मिलते ही रवीश और विद्युत प्रजापति अपने आदमियों को होटल के बाहर तैनात करके शिवम के कमरे की तरफ चल दिए और थोड़ी ही देर में वो शिवम के कमरे में पहुंच गए। जैसे ही वो दोनों कमरे के अंदर आए, शिवम ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, रवीश और विद्युत, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों एक दूसरे को भूले नहीं होंगे। तुम लोग हांगकांग में एक दूसरे से मिले थे, पर मैं तब भी तुम दोनों को एक दूसरे से और ज्यादा अच्छे से जान पहचान करवाना चाहता हूँ, क्योंकि अब से तुम दोनों को साथ में ही काम करना है। तुम लोग आज की रात ही फतेहपुर जाकर अंश मेहरा को वापस लाने वाले हो और मुझे अंश मेहरा यहाँ चाहिए कल सुबह तक, किसी भी कंडीशन में। मैं तुम दोनों पर पूरा भरोसा करता हूँ और मुझे पता है कि तुम दोनों ये काम बहुत ही अच्छे से कर लोगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए हम इस प्लान को आगे बढ़ाएंगे जल्द से जल्द। शिवम के ऑर्डर को सुनकर रवीश और विद्युत ने सिर हिलाते हुए एक साथ जवाब दिया, जी मिस्टर शिवम, हम आपके सारे ऑर्डर्स का पालन करेंगे। दरअसल विद्युत प्रजापति से शिवम की मुलाकात हांगकांग में हुई थी। विद्युत प्रजापति अरमाडा सेक्शन को हैंडल कर रहा था, लेकिन तभी वहां रफीक पठान ने आकर उस सेक्शन को हड़प लिया, जिस वजह से विद्युत प्रजापति ने शिवम के अंडर काम करना शुरू कर दिया और अरमाडा सेक्शन को छोड़ दिया। शिवम ने विद्युत प्रजापति को हांगकांग में अपना नया सेक्शन बनाने की इजाजत दी और उसकी पूरी मदद की वजह से विद्युत प्रजापति हमेशा शिवम के अंडर काम करने के लिए तैयार हो गया। आज वो शिवम के ऑर्डर की वजह से ही हांगकांग से अपने आदमियों को लेकर इलाहाबाद आया है। विद्युत प्रजापति भी काफी कम समय में शिवम का एक भरोसेमंद आदमी बन चुका था। शिवम को उस पर पूरा भरोसा तो नहीं था, लेकिन इतना था कि वो शिवम के सारे काम कर सकता था। उन दोनों की हामी सुनकर शिवम ने उन दोनों को इशारा करते हुए कहा, आओ बैठो, चाय पीते पीते प्लान को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द पूरे प्लान को डिस्कस करना पड़ेगा। इतना कहकर शिवम ने उन दोनों के लिए चाय बनाना शुरू कर दिया और विद्युत प्रजापति और रवीश शिवम का ऑर्डर मानकर तुरंत उस सोफे के अगल बगल बड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। विद्युत प्रजापति ने रवीश अरोड़ा की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर रवीश अरोड़ा, हम हांगकांग में इतने अच्छे से एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे, क्योंकि उस वक्त की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलाहाबाद में आपके साथ काम करके मुझे काफी अच्छा महसूस होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हम दोनों साथ में मिलकर इस प्लान को सक्सेसफुल करेंगे। इतना कहकर विद्युत प्रजापति ने शिवम की बनाई हुई चाय का कप पहले रवीश अरोड़ा को दिया। विद्युत प्रजापति अपनी तरफ से शिवम के सारे ऑर्डर मानने की कोशिश कर रहा था और शिवम की नजरों में उसका भरोसेमंद आदमी बनने की भी कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो शिवम की गुड बुक्स में आ गया तो कहीं ना कहीं उसका भविष्य भी रवीश और क्रिस की तरह बहुत उज्जवल हो जाएगा। और अगर उसने शिवम की बात नहीं मानी तो उसका हाल भी वही होगा जैसे फेनहुई मिंग का हुआ था। उसके साथ साथ शिवम के अंदर काम करने का एक और फायदा है कि आपको आपकी जान की सुरक्षा मिल जाती है। शिवम हमेशा अपने आदमियों की देखभाल करता है और उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देता। वो बाकी बॉस की तरह उन्हें किसी मिशन पर भेजकर भूल नहीं जाता है, बल्कि उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करता है। और अगर गलती से उसके किसी भी आदमी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो शिवम अपने दुश्मन से लड़कर अपने आदमी को वापस लेकर आता है, जैसा कि शिवम ने रवीश अरोड़ा के साथ किया था।
विद्युत प्रजापति के दोस्ती का हाथ देखकर रवीश अरोड़ा ने भी उससे हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, अरे नहीं नहीं मिस्टर प्रजापति, आपकी ताकत के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे खुद आपसे बहुत सारी चीजें सीखनी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लान में हम एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे और एक दूसरे से काफी कुछ सीख पाएंगे। विद्युत प्रजापति और रवीश अरोड़ा के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिसे देखकर शिवम को भी शांति मिली कि कम से कम इन दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद तो आई। शिवम उन्हीं दोनों लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाकर काम कराता है जो एक दूसरे के साथ काम करने में कंफर्टेबल हो। वही एक दूसरे से मिलने के बाद उन दोनों ने शिवम की बनाई चाय का मजा उठाया और शिवम ने उन्हें पूरा प्लान बताया कि वो किस तरह अपने आदमियों को लेकर जाएंगे और फतेहपुर में अंश को ढूंढ कर लेकर आएंगे। और कहीं भी उन्हें बाकी मामलों में उलझना नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं करनी, बस चुपचाप अंश को लेकर यहाँ वापस आना है। शिवम ने उन्हें बस इतना हिंट दिया कि उन्हें क्या करना है, बाकी का पूरा प्लान उन्हें खुद ही बनाना था। उसमें शिवम उनकी मदद नहीं करने वाला था, क्योंकि शिवम को पता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक अच्छा प्लान बना लेंगे। शिवम का पूरा ऑर्डर सुनने के बाद विद्युत प्रजापति और रवीश अरोड़ा उस कमरे से बाहर चले गए और आज रात फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचकर अंश मेहरा को वापस लाने का प्लान बनाने लगे। इधर उन दोनों लोगों के जाने के बाद शिवम को एक मैसेज आया, जिसे देखकर शिवम की आंखों में चमक आ गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी का मैसेज देखकर शिवम को थोड़ी खुशी हुई हो। ये मैसेज रिद्धिमा साहनी का था। रिद्धिमा ने शिवम को ये मैसेज किया था कि आज साहनी खानदान ने शिवम के लिए डांसिंग डोर होटल में एक छोटा सा डिनर प्लान किया है और उसके डैड आनंद साहनी चाहते हैं कि अगर शिवम फ्री हो तो वो उनके साथ उस डिनर में शामिल हो सकते हैं। शिवम ने रिद्धिमा को जवाब दिया कि वो उस डिनर के लिए जरूर आएगा। इसके साथ साथ हांगकांग से एक और इंसान आया था जो शिवम से मिलने के लिए बहुत बेताब था। आखिर कौन है वो इंसान? क्या उसका शिवम से कोई रिश्ता है? क्या शिवम साहनी खानदान के साथ डिनर करने जा पाएगा या ये इंसान शिवम को रोक लेगा? क्या रिद्धिमा के आ रहे मैसेज से शिवम उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी दिलचस्प कहानियां सुन सकें। आपका धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।